मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया था। वो मुझसे ज़्यादा कांताबाई को अपना मानता है। मैं अपने दोस्तों से मिलकर घर आई तो मैंने देखा मेरा बेटा राजवीर कांताबाई को 4 लाख रुपए दे रहा था और साथ में कांताबाई के कानों में पता नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा। कांताबाई की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या मेरे बेटे ने कांताबाई से कुछ गलत कहा था? अब मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मेरा नाम रोहिणी है। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। भगवान की दया से कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई और मुझे कभी किसी चीज़ का घमंड भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी मम्मी एक अध्यापक थी। उन्होंने मेरी परवरिश करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करती थी। पढ़ाई लिखाई में मेरा कुछ खास बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पापा खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसीलिए वो मेरे लिए भी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का देख रहे थे। और फिर फाइनली पापा को एक लड़का पसंद आया जिसका नाम था निखिल। निखिल एसबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट और शांत स्वभाव के थे। हमारी शादी तय होने के बाद मैं निखिल से 2-3 बार मिल चुकी थी, इसीलिए मैं उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। हमारे परिवार वालों को मिलने से कोई ऐतराज भी नहीं था। एक दिन जब मैं निखिल से मिलने के लिए गई तो उसने मुझसे पूछा, रोहिणी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमारी ये तीसरी मुलाकात है, लेकिन मैं अभी तक ये जान नहीं पाया कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और हो और तुम अपने माता पिता के दबाव में आकर मुझसे शादी कर रही हो। तब मैंने मुस्कुराकर निखिल से कहा, निखिल ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में कोई और नहीं है और तुम मुझे पसंद हो। निखिल के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने निखिल से कहा, निखिल मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने अपने मन की बात मुझसे कही और मेरी राय भी जानी, वरना आजकल के ज़माने में लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो फिर बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच निखिल मुझसे पूछने के लिए। दोनों ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और उसके बाद अपने अपने घर के लिए निकल गए। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और फिर वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। मेरी और निखिल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। निखिल के मम्मी पापा गांव में रहते थे, इसीलिए मैं दुल्हन बनकर उसी गांव वाले घर में गई, जहां पर मेरी सासू माँ मेरा गृह प्रवेश बहुत अच्छे से कराती हैं। मैं सबसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लगभग 1 हफ्ते तक मैं अपनी ससुराल में रही। उसके बाद पग फेरे की रस्म के लिए घर गई और जब दोबारा ससुराल में वापस आई तो 2 दिन ससुराल में रहने के बाद निखिल के साथ लखनऊ के लिए निकल गई। मैं और निखिल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे। कभी कभी मैं निखिल के साथ उनके दोस्तों की पार्टी में जाया करती थी और वहाँ पर मेरी मुलाकात कई औरतों से हुई और मेरी उनसे दोस्ती हो गई। मैं निखिल के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बोर होने लगती थी, लेकिन अब उन लोगों से दोस्ती होने के बाद मैं घर से निकल जाया करती थी और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी। मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी रागिनी। वो बहुत ही सोशल थी। उसने कई अनाथ आश्रम ज्वाइन कर रखे थे, जहाँ पर जाकर वो बच्चों की अलग अलग तरीके से मदद किया करती थी। अब मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमना फिरना अच्छा लगने लगा था। जब तक निखिल बैंक से घर आते तब तक मैं भी वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से हमारे दिन गुजर रहे थे। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन सुबह सुबह मैं किचन में निखिल के लिए नाश्ता बना रही थी। मुझे 1-2 बार ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और उसके बाद मुझे कोई चक्कर नहीं आए। मैं इस बारे में निखिल को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी।
हम दोनों ने बैठकर साथ में चाय नाश्ता किया और फिर मैंने निखिल का लंच बॉक्स पैक कर दिया और निखिल बैंक के लिए निकल गई। आज मैंने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। बहुत ही आलस आ रहा था मुझे। पूरा दिन मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। शाम को जब निखिल बैंक से घर आए तो मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में गई। तभी अचानक से फिर से मुझे चक्कर आ गया। मैंने निखिल को आवाज़ दी, वो भागते हुए किचन में आ गया। मैंने उसे बताया, निखिल आज सुबह भी मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। मुझे लगा ऐसे ही आ गए होंगे, लेकिन अभी फिर से मुझे चक्कर आ गया। निखिल ने गुस्से में कहा, क्या करती हो रोहिणी? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। मैं छुट्टी ले लेता। पूरा दिन तुम घर पर अकेली थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। अपने लिए निखिल को इस तरह मेरी फिक्र करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। निखिल ने मुझसे कहा, तुम जल्दी से मुझे चाय छान कर दे दो, मैं पी लेता हूँ। तब तक तुम तैयार होकर आ जाओ, हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने निखिल से कहा, निखिल आज रहने देते हैं, कल तुम बैंक से छुट्टी ले लेना, कल चल के डॉक्टर को दिखा देंगे। लेकिन निखिल ने मुझे डांटते हुए कहा, नहीं रोहिणी, इस तरह से तुम्हारी लापरवाही नहीं चलेगी। चलो अभी हम लोग डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। निखिल अपनी जिद पर अड़ गया था, इसीलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई। तब तक निखिल ने अपनी चाय पी ली। हम लोग अस्पताल पहुंच गए थे। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई जो सुबह से मैं महसूस कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। थोड़ी देर तक हम वहीं पर बैठे रहे और फिर जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने हमें कैबिन में बुलाया और बताया, मिस्टर निखिल एंड मिसेज रोहिणी, बधाई हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। आप माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर मेरी और निखिल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। निखिल ने मेरे मायके में फ़ोन किया और मम्मी पापा को बताया कि वो नाना नानी बनने वाले हैं, और मैंने अपनी ससुराल में फ़ोन किया और मम्मी पापा को बताया कि आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हो गए थे। अब यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छे से कट गया था। अब आ रही थी एक नए अध्याय की बारी। निखिल मन ही मन में सोच रहे थे कि अब रोहिणी के पास कोई न कोई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो बैंक चला जाता है, और इस बीच में अगर रोहिणी को कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी। इसीलिए निखिल ने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और उन्हें बताया कि अब रोहिणी के पास किसी का रहना बहुत ज़रूरी है, क्या आप थोड़े दिनों के लिए आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। एक काम करो बेटा, तुम रोहिणी की मम्मी को घर पर बुला लो। अगर वो भी ना आ पाएँ तो घर में एक आया रख लो जो पूरे समय रोहिणी के साथ रहे और उसका ख्याल रखे। निखिल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी मम्मी ने कहा था। उसने रोहिणी की मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने हाँ कर दिया और फिर कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई। मम्मी को यहाँ पर आए हुए लगभग 1 महीना हुआ था। मैंने महसूस किया कि मम्मी कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। बेटा, एक समस्या आ गई है। तुम्हारी बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसीलिए तुम्हारे पापा को और मुझे वहाँ जाना होगा, क्योंकि बेटा उनके बचने के चांस बहुत ही कम हैं, इसीलिए जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात थी? आपको मुझसे एक बार बताना तो चाहिए था। मम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग 24 घंटे रहने वाली एक आया रख लेंगे। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शाम को जब निखिल बैंक से घर आए तो मैंने उन्हें मम्मी की समस्या के बारे में बताया। अगले दिन उन्होंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों से बात की
तो निखिल के एक दोस्त ने कांताबाई का नंबर दिया और बताया कि कांताबाई की एक बेटी है जो अपने दादा दादी के पास रहती है। उन लोगों के अलावा कांताबाई का कोई नहीं है। कांताबाई के पति एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हें उनका अपने घर पर रहने का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। वो तुम्हारे घर में 24 घंटे रहेंगी। कांताबाई बहुत ही अच्छी महिला हैं, इसीलिए तुम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर निखिल को थोड़ी सी राहत हुई। निखिल ने मुझे फ़ोन किया और कांताबाई के बारे में सब कुछ बताया, तो मैंने भी उनको रखने के लिए हाँ कर दिया। निखिल ने अपने दोस्त से कहा कि कांताबाई को तुम मेरा एड्रेस दे देना और उनको बोल देना कि कल से वो हमारे घर पर आ जाएं। अगले दिन कांताबाई समय से निखिल के घर पर आ गई थी। उन्होंने अपने बारे में निखिल को सब कुछ बताया। मेरी मम्मी और मैं भी निखिल और कांताबाई की बातें सुन रहे थे। कांताबाई की बातों को सुनकर मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था और फिर 2 दिन तक मम्मी ने कांताबाई को अच्छी तरह से देखा और समझा। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा कांताबाई सच में बहुत ही अच्छी महिला हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। अब तुम लोग मुझे जाने की इजाज़त दो। अगले दिन मम्मी अपने घर वापस चली गई थी। कांताबाई मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कांताबाई की वजह से निखिल भी मेरी तरफ से बेफिक्र हो गए थे। मेरी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो गए थे और फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। कभी कभी निखिल मुझसे कहा करते थे कि हमारा बेटा तो सबके दिलों पर राज करेगा, अपने नाना नानी दादू दादी सबका बहुत ही लाडला होगा। इसीलिए निखिल ने अपने बेटे का नाम राजवीर रखा था, जो कि सबको बहुत ही पसंद आया था। राजवीर के जन्म के समय उसके दादा दादी 1 महीने तक यहीं पर रुके थे। मेरी सासू माँ ने मेरा और राजवीर का बहुत ही ध्यान रखा था। इस 1 महीने में कांताबाई को बहुत ही रिलैक्स मिला था, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कांताबाई को बहुत परेशान कर दिया था। उनसे अलग अलग तरीके के खाने की डिमांड करती रहती थी और उन्होंने भी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो भी मैंने कहा उन्होंने मुझे तुरंत बनाकर खिलाया, जैसे एक माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है। कांताबाई ने भी मेरा भी बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखा था। मैं कांताबाई की वजह से हमेशा खुश रहती थी। इसी वजह से आज राजवीर एकदम ठीक है। 1 महीने के बाद राजवीर के दादू दादी अपने घर चले गए। इस बार वो लोग जब घर जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, शायद राजवीर से बिछड़ने की वजह से। मैंने उनसे कहा, मम्मी पापा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम लोग बहुत जल्दी आएंगे और आप लोग भी आते रहना। उन लोगों के जाते ही कांताबाई के कंधों पर फिर से जिम्मेदारी का बोझ आ गया था और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। शिकायत का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए थे। मैं भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मैंने अब फिर से अपने फ्रेंड सर्कल के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। राजवीर ज़्यादातर कांताबाई के पास ही रहता था। जब उसे भूख लगती थी तब कांताबाई उसको लेकर मेरे पास आती थी। फिर मैं थोड़ी देर तक राजवीर के साथ खेलती थी। जैसे ही कांताबाई घर के कामों से फ्री हो जाती तो मैं कांताबाई को राजवीर को दे देती और मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी या फिर उनके साथ घूमने के लिए निकल जाती। निखिल कभी कभी मुझसे इसी वजह से गुस्सा हो जाया करते थे कि राजवीर अभी छोटा है, कम से कम 2 या 3 साल तक उसका ध्यान रख लो, उसके बाद फिर आराम से घूमना। लेकिन निखिल की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। मैं एक कान से उसकी बात सुनती और दूसरे कान से उसकी बात को निकाल दिया करती थी। कांताबाई की वजह से मैं राजवीर से बिल्कुल निश्चिंत रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि कांताबाई उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। राजवीर 1 साल का हो गया था। 15 दिनों के लिए मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। मेरी मम्मी ने महसूस किया कि जब राजवीर कांताबाई के पास रहता है तो हंसता मुस्कुराता है और जब वो मेरे पास आता है तो रोने लगता है। उन 15 दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर से सुबह निकल जाया करती थी और शाम को वापस आती थी।
ये देखकर मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि घर में 1 साल का बच्चा है और मैं इस तरह से सुबह निकल जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने एक दिन मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिससे मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रख सकूं। मैं तुम्हें किसी आया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर मैं चाहती तो मैं भी आया रख सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश खुद की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी रोहिणी अपने बच्चे को इस तरह से छोड़कर चली जाया करेगी बाहर घूमने के लिए। बेटा अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया है मम्मी पापा आप दोनों को? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे निखिल मुझसे बात कर रहे हैं। वो भी मुझसे हमेशा यही बात बोलते रहते हैं और अब आप लोग भी मुझसे यही सब बोल रहे हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। मेरी मम्मी पापा को मेरा इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और अगले दिन वो लोग अपने घर चले गए थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे घर से ज़्यादा बाहर रहना अच्छा लगने लगा। जब बाहर के लोग मेरी तारीफ करते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरा परिवार अब मुझसे दूर होता जा रहा है। धीरे धीरे करके 5 साल गुजर गए और मेरा अब रोज का हो गया था सुबह घर से निकल जाना और शाम को घर वापस आना। निखिल ने भी मुझसे अब ज़्यादा कुछ कहना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। निखिल सुबह और शाम का समय राजवीर के साथ में गुजारता था। राजवीर कांताबाई और निखिल के करीब था, लेकिन मुझसे बहुत दूर। धीरे धीरे करके ये बात मुझे खटकने लगी थी। राजवीर कांताबाई को अम्मा कहकर बुलाता था। जैसे ही मैं राजवीर को अपने पास लेकर आती, वो रोने लगता और कहता, मुझे अम्मा के पास जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना है। मेरे हाथों से राजवीर एक निवाला भी नहीं खाता था। वो मेरे पास से भागकर कांताबाई के पास चला जाता था। आज राजवीर का 15वां बर्थडे है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। मैंने राजवीर का 15वां बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा, इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसमें मैंने सभी को बुलाया था। निखिल के दोस्त, राजवीर के दोस्त और मेरी भी कुछ सहेलियां आई हुई थी। राजवीर के नाना नानी और दादू दादी सभी लोग सुबह आ गए थे, जिन्हें देखकर राजवीर बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि दादू दादी या नाना नानी जब भी घर आते थे वो पूरा समय राजवीर के साथ रहते थे। इसीलिए राजवीर को इन सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो अपने आप को सोशल सर्विसेज में बिजी कर लिया था। राजवीर सबसे बातें कर रहा था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि आज सभी लोग घर पर थे। राजवीर ने केक काटी और पहला टुकड़ा उसने अम्मा को खिलाया। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर बर्थडे पर यही होता आ रहा था। राजवीर पहला टुकड़ा अम्मा को ही खिलाता था, उसके बाद अपने दादू और फिर नाना नानी, फिर पापा और मम्मी को। कांताबाई ने राजवीर को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो उसको सबसे बाद में केक खिलाया करे, लेकिन राजवीर कांताबाई की बात कभी नहीं सुनता। वो हमेशा सबसे पहले उसी को केक खिलाता। राजवीर की बर्थडे पार्टी में उसके टीचर्स भी आए हुए थे। उन्होंने राजवीर की बहुत तारीफ की और साथ में मुझे ये भी कहा कि आपने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वो पढ़ाई में इतना तेज है, हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन फिर भी उसको इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। सभी बच्चों से वो कितने प्यार से बात करता है, कभी भी किसी टीचर का अपमान नहीं करता। निखिल जी और रोहिणी जी, आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो आपको इतना प्यारा बेटा मिला। निखिल और मुझे अपने बेटे की तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं मन ही मन में सोच रही थी कि राजवीर सबसे इतने अच्छे से बातें करता है, तो फिर वो मुझसे इतना उखड़ा हुआ क्यों रहता है? वो मुझसे सही से बात क्यों नहीं करता? और सभी लोग उसके संस्कार की बात कर रहे थे, तो अच्छे संस्कार तो मैंने उसे दिए नहीं, वो तो उसे कांताबाई ने ही दिए। इस तारीफ की असली हकदार तो कांताबाई हैं। राजवीर तो मेरे पास आता ही नहीं है, तो क्या ही मैं उसे संस्कार दूंगी। लेकिन कुछ भी कहो,
मुझे मेरे बेटे की तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था। दिल को एक सुकून मिला था। बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब रह गए थे तो राजवीर के दादी दादू और नाना नानी। राजवीर अपने दादा दादी, नानू नानी के साथ घूमने फिरने गया और बहुत ही मस्ती की। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। जब हम बाहर घूमने गए तो राजवीर सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तब मैंने उसके साथ 5 दिनों का समय बिताया तो उसने फिर मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू किया। राजवीर के दादा दादी और नाना नानी अपने घर वापस चले गए। अब घर में रह गए थे बस हम लोग। इन 5 दिनों में मुझे बहुत कुछ रियलाइज हो गया था। मुझे समझ आने लगा था कि मैंने गलती क्या की है, और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। शाम को निखिल बैंक से घर आए तो मैं उनसे बात करने लगी। आज कई सालों के बाद मैं निखिल से इतनी तसल्ली से बात कर रही थी। निखिल, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं बाहर की दुनिया में इतना खो गई थी कि मुझे अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे राजवीर की फिक्र नहीं थी। कांताबाई राजवीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मुझे इतना यकीन था कि राजवीर बिल्कुल सही हाथों में है। कांताबाई उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन मैं ये भूल गई कि राजवीर कांताबाई के साथ खुश तो रहेगा, लेकिन मुझसे दूर हो जाएगा। तुमने और मम्मी पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे राजवीर को समय देना चाहिए, लेकिन मैंने तुम लोगों की बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा आज ये है कि राजवीर सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन मुझसे दूर दूर रहता। जब मैंने ये 5 दिन राजवीर के साथ गुजारे तो मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने उसे कभी वो समय दिया ही नहीं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजवीर का हक था। निखिल ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, रोहिणी, जो हो गया सो हो गया। अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने बेटे को समय दो, उसे समझने की कोशिश करो। अब मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। मैंने डेली बाहर जाना बंद कर दिया। हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर जाती, और जब तक राजवीर कॉलेज से घर आता मैं भी घर आ जाती। राजवीर जब मुझे घर पर देखा तो बहुत ही खुश हो जाता। कांताबाई ने मुझे राजवीर की पसंद नापसंद के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया था, जिसे मैं राजवीर के और भी करीब आ सकूं। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी ना, कि एक माँ को अपने बेटे के बारे में जानने के लिए कांताबाई से पूछना पड़ा। अब कांताबाई, राजवीर और मैं, हम तीनों एक साथ समय बिताने लगे। निखिल का व्यवहार भी मेरी तरफ बहुत अच्छा हो गया था। अब वो भी मुझसे अच्छे से बात करने लगा था। अब जब मैं घर पर रहने लगी तो मुझे घर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। मैंने कई बार देखा कि कांताबाई अपने कमरे में छुप छुप कर रोया करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि सबके साथ हंसने मुस्कुराने वाली कांताबाई रात में अकेले में छुप छुप कर क्यों रोया करती हैं। मैंने कई बार कांताबाई से घुमा फिरा कर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। वो हमेशा मुझसे यही बोलती कि सब ठीक है मालकिन। फिर मैंने एक दिन नोटिस किया कि उनके फ़ोन पर कोई फ़ोन आया, जिसके बाद वो बहुत रोई थी। मैंने उनसे रात में फिर बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कांताबाई की तकलीफ़ के बारे में कैसे पता करूं। उनको इस तरह से रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा लगाव कांताबाई से बहुत ज़्यादा हो गया था। जितना विश्वास मैं अपनी मम्मी पापा पर करती हूँ, उतना ही विश्वास मैं कांताबाई पर करती थी। इसीलिए तो मैं राजवीर को उनके भरोसे छोड़कर चली जाया करती थी, और कांताबाई ने भी कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। उन्होंने घर में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं उन पर गुस्सा करूं। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि कांताबाई की तकलीफ़ के बारे में कैसे पता करूं। तभी मेरे दिमाग में आया, अब एक ही है जो कांताबाई से उनकी समस्या को जान सकता है, और कांताबाई भी उससे कुछ नहीं छुपा पाएंगी।
मैंने राजवीर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, राजवीर, तुमने अम्मा को कभी रोते हुए देखा है क्या? अम्मा ने तुम्हें कभी कुछ बताया कि उन्हें क्या समस्या है? नहीं मम्मी, अम्मा तो मेरे सामने कभी नहीं रोती हैं। आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? कोई बात है क्या? राजवीर, मैंने तुम्हारी अम्मा को कई बार रात में रोते हुए देखा है और जब मैंने उनसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। अब इस बात का तुम्हें पता लगाना होगा कि अम्मा को समस्या क्या है। ये बात सुनकर राजवीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। वो मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा अम्मा के साथ जो वो रोती हैं। लेकिन साथ ही साथ अम्मा पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि अम्मा ने उसको कभी कुछ क्यों नहीं बताया। रविवार का दिन था, सभी लोग घर पर थे। मैंने और निखिल ने मूवी देखने का प्लान बनाया था, इसीलिए हम लोग मूवी देखने के लिए चले गए। लेकिन राजवीर और कांताबाई घर पर अकेले थे। कांताबाई ने शाम की चाय बनाई और राजवीर की पसंद के सैंडविच। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और सैंडविच खाते हैं। राजवीर ने कांताबाई से कहा, अम्मा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा और कोई भी बात होगी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। कांताबाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, मैंने कोई गलती कर दी? तुम मुझसे इस तरह से नाराज क्यों है? अम्मा आपके घर पर सब ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं राजवीर, घर में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तभी अम्मा के फ़ोन की घंटी बजी। जब अम्मा ने फ़ोन की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा सकपका गईं। राजवीर ने कहा, अम्मा क्या हुआ, फ़ोन उठाओ ना, किसका फ़ोन है? अम्मा ने कहा, बेटा कोई ज़रूरी फ़ोन नहीं है, बाद में बात कर लूँगी, घर से फ़ोन है। अम्मा के चेहरे से पसीना आने लग गया था और उनके चेहरे से साफ दिखाई देने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राजवीर ने अम्मा का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, अम्मा आपको मेरी कसम है, जो भी है मुझे सच सच बताइए। अब अम्मा राजवीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, बेटा मेरी एक बेटी है रिया, जो गांव में अपने दादा दादी के पास रहती है। एक दिन वो कुछ काम से रोड पर जा रही थी और उसका पैर टूट गया। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। उसके बाद पैर थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन फिर बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जब डॉक्टर को फिर से दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि उसकी हड्डी सही से जुड़ी नहीं है और उसके पैर में जो घाव था वो भी सड़ने लग गया है। इसीलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन में कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। अगर उसके पैर का ऑपरेशन नहीं कराया गया तो फिर उसका पैर काटना पड़ जाएगा। राजवीर, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। उसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर रह नहीं पाऊंगी। अगर उसका पैर काट दिया गया और वो अपाहिज हो गई तो आगे की जिंदगी उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? और कांताबाई की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। राजवीर ने कांताबाई को फिर से गले से लगा लिया और कहा, अम्मा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। और अम्मा के आंसू पोंछे। शाम को जब मैं और निखिल दोनों घर आए तो कांताबाई ने हमारे लिए चाय बनाई और फिर हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद निखिल आराम करने के लिए लेट गया और फिर मैं राजवीर के कमरे में गई। मैंने राजवीर से पूछा कि कांताबाई ने तुम्हें कुछ बताया या नहीं? तो राजवीर ने कहा, मम्मी कोई बात नहीं है, वो अम्मा की बेटी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए जब घर से फ़ोन आता है तो वो रोने लग जाती हैं। एक काम करो मम्मी, उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी देकर घर पर भेज दो। बेटा जब उनकी बेटी की तबीयत खराब है तो कांताबाई को घर भेजने की क्या ज़रूरत है? उनकी बेटी को यहीं पर बुलाकर हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। वो गांव में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर हम उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आज राजवीर ने पहली बार मुझे गले से लगाया और मुझसे कहा, मम्मी तुम बहुत अच्छी हो। मैं अम्मा से कहकर उनकी बेटी को यहीं पर बुला लेता हूँ।
अच्छा मम्मी, मुझे आपसे एक काम था। मुझे करीब 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। पर बेटा, तुम्हें इतने रुपए की क्या ज़रूरत पड़ गई? मम्मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कल सुबह बैंक से निकाल कर दे दूंगी। राजवीर वहाँ से चला गया और उसने अम्मा से कहा कि अम्मा, आप अपनी बेटी को यहाँ पर बुला लीजिए। हम लोग उसे यहाँ लखनऊ में दिखा देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले दिन कांताबाई के सास ससुर कांताबाई की बेटी को लेकर आ गए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अम्मा घर पर आईं। मैं भी रुपए निकाल कर ले आई थी और मैंने वो रुपए राजवीर को दे दिए और मैं बाहर कुछ काम से अपने दोस्तों के पास चली गई। जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैं कांताबाई के कमरे में गई उनकी बेटी के हाल चाल लेने के लिए। जैसे ही मैं कांताबाई के कमरे में गई, मैंने वहाँ पर देखा राजवीर कांताबाई को वो 4 लाख रुपए दे रहा था जो उसने मुझसे लिए थे। और वो रुपए लेते हुए कांताबाई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी और उदासी भी। तभी राजवीर ने उनके कानों में कुछ कहा और वो रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि राजवीर ने ये सब क्यों किया और उसने ऐसा क्या कहा कि कांताबाई रोने लगी। मैं तुरंत कमरे में गई और राजवीर से कहा, राजवीर, तुमने कांताबाई से ऐसा क्या कह दिया कि वो रोने लगी? और ये 4 लाख रुपए तुमने अपने दोस्त के लिए लिए थे, तो फिर ये रुपए तुमने कांताबाई को क्यों दिए? राजवीर ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, अम्मा की बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है और उसके पैर का ऑपरेशन करवाना है जिसमें 4 लाख रुपए लगेंगे। इसीलिए अम्मा के घर से जब भी फ़ोन आता था, अम्मा रोने लग जाती थी। और माँ, शायद मैंने आपसे कभी कहा नहीं, लेकिन अम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैंने हमेशा अम्मा से सब कुछ शेयर किया है, उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया। अम्मा भी मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बताया करती थी, लेकिन इस बार जब इतनी बड़ी मुसीबत आई उनके ऊपर, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी, अगर आपने मुझे पूछने को नहीं कहा होता, तो शायद मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आज मुझे अपने बेटे पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। शायद मैं अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार नहीं दे पाती जितने अच्छे संस्कार कांताबाई ने दिए। मैंने कांताबाई को गले से लगा लिया और कहा, कांता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसे हम उठाएंगे। तुमने हमें अपनी ज़िंदगी के 22 साल दिए हैं, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कांताबाई की बेटी के पैर का ऑपरेशन हो गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। आज मुझे महसूस हो रहा था कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसे ही मनोरंजन भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।